आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजीव एवं उनका परिवेश। नया चैप्टर है, क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। परिवेश के मतलब उनका घर, घर के बारे में पढ़ेंगे, आवास के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सजीव के बारे में पढ़ेंगे, सजीव के लक्षणों को देखेंगे, गति, वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, ईटीसी इत्यादि लक्षणों के बारे में देखेंगे। उनका परिवेश के बारे में देखेंगे, आवास के बारे में देखेंगे कि वो स्थल पर रह रहे हैं कि जल में रह रहे हैं कि हवा में रह रहे हैं, वायवीय आवास स्थान, जलीय आवास स्थान, स्थलीय आवास स्थान। फिर इनको जल में रहने के लिए क्या क्या अनुकूलन चाहिए, जल में रह रहे हैं तो कैसे रह सकते हैं। जैसे मछली जल में रहती है तो उसके पास क्या विशेष संरचना है जो जल में रहने के लिए उसको लायक बनाता है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए क्या विशेष संरचना चाहिए, हवा में रहने के लिए क्या विशेष संरचना चाहिए, वायवीय आवास स्थान के लिए। ये सारे के सारे यानी कि हम लोग अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे, अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे, उनका परिवेश में कैसे रह सकते हैं, सजीव अपने परिवेश में कैसे रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सजीव एवं उनका परिवेश। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, सजीव से, कि ये सजीव क्या है। तो हमारे पास है भाई कि ये सजीव क्या है। ये जो सजीव हैं, लिविंग, सजीव को लिविंग बोलते हैं। और इनका हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनका लक्षण देखने वाले हैं कि इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सजीवों के लक्षण। तो सजीवों के जो लक्षण होते हैं उन्हीं के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये सजीव है। यानी कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ यानी दुनिया के सारे चीज पदार्थ है, कोई भी पदार्थ में, कोई भी चीज में ये सारे के सारे जो लक्षण आपको अभी बताने वाले हैं, सारे के सारे लक्षण जिसमें भी मिलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे सजीव, अन्यथा उसको सजीव नहीं बोल सकते हैं। सारे के सारे लक्षण एक साथ मिलने चाहिए। तो सजीवों के लक्षण क्या क्या है, तो सबसे पहला हम लोग जो लक्षण पढ़ने वाले हैं वो है गति। सजीवों में गति। दूसरा लक्षण पढ़ेंगे, सजीवों में गति होगा, गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को गति कहते हैं। दूसरा है प्रजनन। दूसरा में कौन सा लक्षण पढ़ेंगे, प्रजनन। और तीसरा नंबर में हम लोग कौन सा लक्षण पढ़ेंगे, वृद्धि, बड़ा होना। प्रजनन समझते हैं, जनन को ही प्रजनन या जनन कहिए। और तीसरा लक्षण पढ़ेंगे वृद्धि यानी कि बड़ा हो जाना। तो सबसे पहला लक्षण गति, दूसरा प्रजनन, तीसरा है वृद्धि। इसके बाद है श्वसन। चौथा में किसके बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा में पढ़ेंगे संवेदनशीलता के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में। संवेदनशीलता स्टिमुलेशन कहते हैं। और 6 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। और एक और लक्षण है जो है पोषण। तो ये सारे के सारे लक्षण यानी किसी पदार्थ में, किसी चीज में गति हो रही है, प्रजनन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, श्वसन हो रहा है, संवेदनशीलता है, उत्सर्जन है, पोषण है, तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे लक्षण जिसमें भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। यानी कि ये सारे के सारे सजीवों के लक्षण हो गए। तो सजीवों के सारे लक्षण हो गए। अब हम लोग सबसे पहला लक्षण से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर से। कि पहला जो सजीव का लक्षण है वो क्या है, सजीवों में गति, मूवमेंट, मोशन। सजीवों में मोशन यानी कि गति। सजीव में गति, गति का मतलब समझते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को गति कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहेंगे, गति। तो सीधे हमको याद रखना है क्या भाई, गति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं मतलब आपके अंदर क्या हो रही है, गति हो रही है। कह सकते हैं स्थान में परिवर्तन, सडन चेंज कह सकते हैं, स्थान में परिवर्तन। जैसे हम अभी यहाँ हैं तो हम आ गए यहाँ पर, तो क्या हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। अब अगर स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, गति हो रहा है। क्या हो रहा है, गति हो रहा है। तो अगला पॉइंट, तो सजीवों में गति, स्थान में परिवर्तन, गति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कह सकते हैं, गति। अब अगर ये गति हो रही है तो इसमें देखेंगे हम लोग कि पौधा में किस प्रकार से होती है, क्योंकि पौधा भी तो सजीव है। और जंतु में किस प्रकार से होती है। तो पौधा के अंदर जो गति होती है, पौधा के अंदर, तो पौधा के अंदर गति, तो पौधा तो गति नहीं करता है सर, पौधा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है।
तो पौधा के अंदर आंतरिक गति होती है, पौधा के अंदर गति होती है, अंदर से आवागमन होता है। इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, मान लीजिए कोई फूल है, फूल के जैसे कि आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, कोई भी फूल ले सकते हैं, उसके नीचे डंठल से काटना है, और डंठल से काटना है, जैसे कि ये मान लीजिए ये फूल था, ये फूल है, और ये हम लोग यहाँ इसका तना से काट दिए हैं, और इसको ग्लास में रख देंगे और इसके अंदर रंग डाल देंगे, कलर। तो आप अपने सोचिए, अगर इसके अंदर गति हो रहा होगा, इसके अंदर अगर गति हो रहा होगा, तो ये जो रंग है ये ऊपर से आते 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 इस फूल के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा प्रयोग करके आप देख सकते हैं, होता है, हम प्रयोग करके देखे हैं, होता है, आप भी देख सकते हैं इसका प्रयोग करके। तो पौधे में गति कैसी है? आंतरिक गति है। किसकी गति है? जल व खनिज की, जल व खनिज एवं भोजन की भी गति होती है। और यहाँ पर गति न कहकर संवहन कहते हैं, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को संवहन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पिछला जो हम लोग का वीडियो है पौधे की कहानी या स्टोरी ऑफ प्लांट्स, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पौधे में जल व खनिज की गति होती है और भोजन की भी गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंतरिक गति होती है, अंदर गति होती है। और एक और पौधा भी है जिसमें गति देखने को मिलेगा, लाजवंती। आप लाजवंती के पौधा देखे हैं, इसको छुई मुई कहते हैं। लाजवंती पौधा, टच मी नॉट इसका साइंटिफिक नेम है, मिमोसा पुडिका। तो ये लाजवंती के पौधा है, छुई मुई है, मिमोसा पुडिका। इसके अंदर स्पर्श, अगर इसको आप छूते हैं ना, ये ऐसे जैसे ऐसे मान लीजिए लाजवंती के पौधा है, ऐसे उसका पत्ती निकले, जैसे आप छुएगा तो सिकुड़ जाएगा, तो ये गति हो रहा है। ये पहले यहाँ स्थान था, अब ये ऐसे हो गया, तो ये स्थान में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो गति हो गया। तो पौधा में इस प्रकार से गति होती है। प्राणियों में, जंतुओं में गति करने के अलग अलग तरीके हैं। पैर से चल सकते हैं, आप हाथ पर चल सकते हैं, गुड़र सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, अलग अलग प्रकार से गति होती है। और इनकी गति, जैसे अभी देखिए आप नॉर्मल हमको देख रहे हैं, ये कंडीशन है। अब अगर हाथ को हम इस प्रकार से हिला रहे हैं, तो हम तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर गति हो रही है। तो इनकी शारीरिक गति भी होती है। हम जंतुओं के अंदर शारीरिक गति होगी, और गति तो नॉर्मल एक स्थान से दूसरे स्थान तक होगी। तो विभिन्न प्रकार से गति लिख सकते हैं कि इसमें जो गति होती है विभिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार से जंतुओं के अंदर गति होगी भाई, और जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार से गति होगी। और कौन सी गति होती है? शारीरिक गति। शारीरिक गति भी देखने को मिलती है। तो ऐसा अब याद रखें, ये जो गति है वो निर्जीव में भी देखने को मिलती है। निर्जीव में भी गति देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलेगी? कार में, बस में, जितनी सारी गाड़ियां हैं, सारी की सारी गाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो गति का परिभाषा ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को गति कहते हैं। तो कार में, बस में, गाड़ी में, सारे के सारे में गति देखने को मिलेगी। तो पौधा में गति किस प्रकार से होता है, जंतु में गति किस प्रकार से होता है? गति विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सजीवों में नहीं मिल, सजीवों में तो मिल रही है, निर्जीव में भी मिल रही है। सजीव के साथ साथ किस में मिल रही है भाई? ये निर्जीव में भी गति देखने को मिलती है। तो अगला हम लोग लक्षण देख लेते हैं, सजीवों में प्रजनन। तो दूसरा हम लोग का कौन सा लक्षण है भाई? सजीवों में प्रजनन। प्रजनन, रिप्रोडक्शन। सजीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन या जनन इसको कह सकते हैं। जनन का मतलब है अपने समान संतति उत्पन्न करना। आप जैसे हैं वैसे समान संतति उत्पन्न कर दिए, मतलब हो गया जनन। मतलब क्या हो गया भाई? जनन। तो अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। तो सीधे जनन के मतलब क्या है? अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति उत्पन्न करना। मतलब सर अपने समान संतति उत्पन्न करना। जैसे अगर आप बात करते हैं कि मृत्यु सजीव का विशेष लक्षण है, सामान्य लक्षण है। सारे के सारे सजीव जो हैं उनके पास जो मृत्यु है, मृत्यु सामान्य लक्षण है। मृत्यु सजीवों का सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण। अगर आप पता चले सारे के सारे मानव मर रहे हैं,
क्योंकि सारी मृत्यु सामान्य लक्षण है सजीवों का, तो सारे के सारे सजीव मरेंगे। लेकिन अपने आप को बचाएंगे कैसे? मानव को कैसे बचा सकते हैं? अब जैसे मुर्गा हो गया, मुर्गी को कह सकते हैं, गाय को कह सकते हैं, पौधा अपने आप को कैसे बचाएगा? मुर्गी अपने आप को कैसे बचाएगी? तो वो रिप्रोडक्शन के तहत अपने समान संतति उत्पन्न कर देगी, तो वो मुर्गी चली जाएगी और उसका जो आगे वाला पीढ़ी है वो आ जाएगा, पूर्वजों, और उनके पूर्वज का हो जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे हम लोग के पूर्वज हैं, दादा दादी परदादा परदादी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, और सबसे पुराने पूर्वज तो हम लोग के बंदर हैं। तो बंदर से हम लोग निर्मित हुए हैं, मानव का विकास बंदरों से हुआ है। तो ये मृत्यु सजीव का सामान्य लक्षण है, और अगर मृत्यु है तो मृत्यु अगर हो जाएगा तो मर जाएंगे, इसके लिए पहले ही क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मुर्गी देखें, मुर्गी का देगी अंडा, और अंडा से क्या निकलेगा? चूजा। तो बताइए ये जो चूजा है किसके समान है? मुर्गी के समान है। किसके समान है? मुर्गी के समान है। ये जो मुर्गी का अंडा था, अंडा के बाद चूजा, तो चूजा किसके समान है? मुर्गी के समान है। तो क्या कह रहा है? अपने समान। मुर्गी अपने समान का उत्पन्न कर दी, संतति उत्पन्न कर दी, और ये आगे चलकर मुर्गी बनेगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रजनन। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? प्रजनन। जैसे अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं, गाय हो सकते हैं या मानव, तो ये किसको जन्म देते हैं? शिशु को। ये जन्म देते हैं, किसको जन्म देते हैं भाई? शिशु को। और शिशु आगे चलकर वयस्क बन जाता है। शिशु आगे चलकर क्या बन जाता है? वयस्क बन जाता है या युवा बन जाता है। तो मानव थी, गाय था, मानव के अंदर उसका बच्चा जन्म लिया, बच्चा शिशु मानव के जैसा ही है, अपने समान संतति उत्पन्न करना, प्रजनन। और तो ये तो सर जंतु के अंदर हो गया। और अगला उदाहरण क्या ले सकते हैं? पौधा। तो पौधा के अंदर जानते हैं, पौधा के अंदर क्या मिलता है? फूल मिलता है। पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं, पौधा के अंदर फूल मिलता है, और फूल बनता है फल, फल के अंदर मिलता है बीज। फल के अंदर क्या मिलता है? बीज। और ये बीज फिर किसको बना देता है? पौधा को। तो पौधा से बीज बना, बीज से फिर पौधा बन गया। ये क्या कहलाएगा? प्रजनन। एक अन्य प्रकार के प्रजनन होता है, एक अन्य प्रकार के प्रजनन होता है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रजनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ये सारे के सारे लैंगिक जनन है। लेकिन एक अलैंगिक जनन होता है, जैसे आप गुलाब के बारे में जानते हैं, गुलाब हो गया, उड़हुल हो गया, मुनगा, ये सारे के सारे में इसको क्या करना है भाई? इसका तना लेना है मोटा वाला। इसका मोटा वाला तना लेना है, किसका? गुलाब का। तो गुलाब के मोटा वाला तना लेंगे, और मोटा वाला तना लेने के बाद इसको मिट्टी में डाल देना है। यानी गुलाब के फूल है, उसको मोटा वाला तना काट के उसको कहाँ लगा दिए? मिट्टी के अंदर लगा दिए। नियमित रूप से जल एवं पानी देते रहेंगे, नियमित रूप से जल एवं पानी देते रहेंगे, ये हो जाएगा, लग जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं कलम। कलम लगाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलम लगाना। तो नॉर्मल आप कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रजनन वाला सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। तो ये प्रजनन वाला है। अगला हम लोग लक्षण देखने वाले हैं सजीवों का। कौन सा लक्षण? सजीवों में वृद्धि, सजीवों में गति एवं सजीवों में प्रजनन। अबरी देखने वाले हैं सजीवों में वृद्धि, ग्रोथ। तो वृद्धि मतलब सीधे वृद्धि के मतलब समझिए बड़ा होना। वृद्धि के मतलब क्या होता है? बड़ा होना। अब बड़ा होना माने छोटा से बड़ा हो जाना। जैसे अभी मुर्गी से चूजा आया था, चूजा से फिर मुर्गी बन गया, छोटा चूजा से मुर्गा या मुर्गी बन गया, ये बड़ा होना है, वृद्धि है भाई, इसी को वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि में 2-3 पॉइंट याद रखना है कि अगर हम बड़ा हो रहे हैं तो कब तक बड़ा होंगे? बड़ा होंगे कब तक? तो सबसे पहला बात कि अगर आपके अंदर वृद्धि हो रही है तो सबसे पहला सजीव जो पौधा है, आप अगर पौधा के बात करें कि पौधा के अंदर कब तक वृद्धि होती है, कब तक पौधा बड़ा होगा, कब तक बड़ा होते रहेगा? जीवन भर। जीवन भर। तो पौधे में जो वृद्धि होती है जीवन पर्यंत होती है। पौधे में जीवन पर्यंत वृद्धि, जीवन पर्यंत, जीवन जो पौधे में वृद्धि होगी कैसी होगी? पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पौधे में वृद्धि जीवन, पौधे में जीवन पर्यंत वृद्धि।
मतलब पौधा के अंदर जीवन भर पौधा बढ़ते रहेगा। आप देखें पौधा कभी बढ़ने के लिए रुकेगा नहीं, जब तक उसका जीवन है तब तक बढ़ेगा। और अगर आप पौधा को काट दिए तो वहीं से निकल जाता नया नया कोपला निकल के और बड़ा बड़ा होते चला जाएगा, तो पौधे में वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन अगर जंतुओं के अंदर बात करें कि जंतु के अंदर वृद्धि कब होगी, मानव, कुत्ता, बैल, घोड़ा, हाथी, सियार, उड़ार, बिलार, ये सारे के सारे जितने हैं, सारे के सारे जंतु हैं। और जंतु कब तक बड़े होंगे, कब तक वृद्धि होगी, एक निश्चित आयु तक। तो जंतुओं में वृद्धि निश्चित आयु तक, जंतु में निश्चित आयु तक वृद्धि। तो जंतुओं में वृद्धि कैसी होगी, निश्चित आयु तक। जैसे कि लड़कों में, मानव के अंदर देख ले तो मानव में लड़का और लड़की, तो लड़की के हाइट आपको 16 से 17 साल तक बड़ा होगा हाइट, और लड़कों का 17 से 18 साल तक। 18 साल के बाद आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, लड़कियों में 17 साल के बाद उनका हाइट नहीं बढ़ेगा। तो ये मानव के अंदर है। और सभी सजीव, जितने भी सारे सजीव हैं, उनका निश्चित जीवन काल होता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु सजीव का विशेष लक्षण, मृत्यु सजीव का सामान्य लक्षण है। सारे के सारे सजीव को मरना पड़ेगा, अगर मरना पड़ेगा तो निश्चित जीवन होना चाहिए, मतलब आपका उम्र होना चाहिए निश्चित। आप 60 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे। तो मानवों का जो उम्र है, मानव में लगभग 60 साल अप्रोक्सली माना जाता है। जो सुग्गा देखे ना, सुग्गा का लगभग 20 साल उम्र है। तो आप जंतु का निश्चित आयु होता है भाई। और इनका जो जितने भी सारे सजीव हैं, सारे के सारे सजीव का, सभी सजीवों का निश्चित क्या होता है, जीवन काल। इन लोग का जीवन काल निश्चित होता है भाई कि इतना साल तक, लगभग इतना साल तक जिएंगे, इसके बाद मर जाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि वृद्धि कैसे होगा। तो आपके पास छोटा चूजा है, तो छोटा चूजा से क्या बन जाएगा, ये मुर्गा बन जाएगा या तो मुर्गी बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, वृद्धि। छोटा चूजा था, बड़ा होते 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 क्या बन गया, मुर्गा बन गया, वृद्धि बन गया। अब आप दूसरा उदाहरण बीज ले लीजिए। बीज देखें ना, बीज के अंदर क्या होगा, अंकुरन। और बीज के अंदर अंकुरन होगा। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, बीज के अंदर अगर अंकुरन होता है तो इससे मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होते हैं। मूलांकुर से जड़ मूल निकलता है, प्रांकुर से तना और पत्तियां, फूल, फल, इसे प्रांकुर से निकलते हैं। और इसका अंकुरन होकर ये विशाल वट वृक्ष में बन जाएगा भाई। तो विशाल वृक्ष बन गया, विशाल वट वृक्ष बन गया, बीज से एक विशाल वट वृक्ष बन गया। बीज से बड़ा होते 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 अब इसमें तो जीवन भर वृद्धि होगा। इसमें कैसे वृद्धि होगा, जीवन भर वृद्धि होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, मेढक देखें ना, मेढक। तो मेढक के अंदर होता है लार्वा। मेढक अंडा देती है और अंडा देने के बाद जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है लार्वा। तो मेढक के अंदर लार्वा देखे होंगे आप लोग, छोटा छोटा चूहा, जो छोटा छोटा जगह है वहां पर पानी है। तो आप बेंग मछली सुना होगा। तो बेंग मछली किस अवस्था में होता है, लार्वा में। तो सबसे पहले मेढक अंडा दिया, अंडा से हुआ लार्वा, लार्वा से बेंग मछली, और ये फिर आगे चलकर लार्वा किस में बदल जाता है, वयस्क में। वयस्क मेढक, लार्वा किस में चला जाता है, वयस्क मेढक हो जाता है। तो लार्वा टेडपोल जिसको हम लोग बोलते हैं, बेंग मछली जिसको आप बोल सकते हैं, उसी को टेडपोल बोलते हैं। तो पहले मेढक था, मेढक अंडा दिया, लार्वा हुआ, लार्वा से टेडपोल, टेडपोल से वयस्क मेढक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वृद्धि हैं। आपको याद रखना है, पादप में वृद्धि जीवन भर, जंतु में वृद्धि निश्चित आयु तक। हम लोग का निश्चित जीवन काल है। और आप उदाहरण से छोटा चूजा से मुर्गी का बन जाना, बीज से विशाल वृक्ष का हो जाना, मेढक से वयस्क मेढक का बन जाना, ये सारे के सारे क्या हैं, वृद्धि हैं। अगला जो सजीवों का लक्षण है, और आपको जाए, ये बीज का अंकुरन हुआ, अंकुरन होकर विशाल वट वृक्ष बन गया। आपको दिखाई दे रहा था वृद्धि, ये आंतरिक वृद्धि है। कैसी वृद्धि है ये, आंतरिक वृद्धि। तो आपको याद रखना है, बीज का जो अंकुरन होता है, हम लोग अंकुरन होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसको आंतरिक वृद्धि कह सकते हैं। अगला जो लक्षण है सजीवों में वृद्धि के बाद है सजीवों में श्वसन। सजीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, सजीवों में श्वसन। श्वसन के मतलब सांस लेने को श्वसन कहते हैं। आप सांस ले रहे हैं, यही श्वसन है। जैसे हवा खींचे फिर छोड़े, तो ये क्या हो गया, श्वसन। और श्वसन कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, वायुमंडल से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, वायुमंडल से ले रहे हैं। तो श्वसन हम लोग कहाँ से करते हैं, वायुमंडल से। वायुमंडल है, और इस वायुमंडल से आपको पता है
कि वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो एक तरफ देख देते हैं जंतु, एक तरफ है जंतु यानी कि जंतु श्वसन करेंगे, और एक तरफ है पादप यानी कि पौधे। पौधे भी तो श्वसन करेंगे, दोनों को दोनों सजीव हैं, सजीवों में श्वसन है तो दोनों करेंगे, पौधा भी सजीव जंतु भी सजीव। और ये सारे के सारे लक्षण जिसमें मिलेंगे वो सजीव, आपको पहले बता चुके। तो सजीव में वृद्धि हो रहा है, सजीव में श्वसन हो रहा है। तो श्वसन करने के लिए पादप क्या करते हैं, वायुमंडल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वायुमंडल के अंदर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, किससे लेते हैं सर, याद करिए पिछला क्लास में बताए थे किससे लेते हैं, स्टोमेटा से। किससे, स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर। पौधे की पत्तियों के अंदर छोटी छोटी छिद्र होती है, उसी छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। उसी स्टोमेटा के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने शरीर के अंदर खींचते हैं। तो ठीक है भाई, पादप खींच लिए, खींचने के बाद श्वसन करेंगे ये, और श्वसन करने के बाद वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। वायुमंडल के अंदर क्या मुक्त करेंगे, ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। किससे मुक्त करेंगे, स्टोमेटा से। किससे मुक्त करेंगे, स्टोमेटा से। तो कह सकते हैं पत्तियों का नाक, पौधों का नाक है ये स्टोमेटा। असंख्य छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पत्तियों के अंदर छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए और क्या दे दिए, ऑक्सीजन दे दिए। तो ऑक्सीजन का क्या किए हैं, उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किए हैं, ग्रहण। तो याद रखना है, यहाँ तो ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं, ये उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल रहे हैं, और उत्सर्जन कर रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किए हैं, ग्रहण यानी कि अंदर ले रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार से तो ये वायुमंडल में, अब यहां से हम लोग ने क्या किया, वायुमंडल से का हम लोग जंतु क्या लेंगे, ऑक्सीजन। वायुमंडल से ऑक्सीजन जंतु लोग ग्रहण करेंगे। तो वायुमंडल से किसका ग्रहण होगा, ऑक्सीजन का। किससे होगा, नाक के द्वारा। किससे होगा, नाक के द्वारा ग्रहण करेंगे, और पुनः नाक के द्वारा ही जंतु जो हैं वो वायुमंडल में क्या रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। किसको रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा, नाक के द्वारा। तो जंतु, ये श्वसन हो गया, टोटल के टोटल श्वसन कंप्लीट है भाई, श्वसन। तो श्वसन आपको पता है, वायुमंडल से जंतु क्या किए, वायुमंडल से नाक के द्वारा ऑक्सीजन लिए और पुनः वायुमंडल में क्या छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए पादप, और क्या छोड़ दिए वायुमंडल में, ऑक्सीजन। अब आप अपने सोच के देखिए, अगर यहाँ से पादप को हटा दें तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए क्या जरूरी है, पौधे जरूरी है, पादप जरूरी है। तो आपको पादप लगाना है, पौधा लगाना है, अपने घर भर के अगल बगल में हरियाली कर देना है। क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा, और हम लोग बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोग को प्राण वायु कहते हैं ऑक्सीजन को। तो आपको से क्वेश्चन आ सकता है कि प्राण वायु किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को। और आपको जानकर, स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्तियों में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पादप जो है पत्तियों के अलावे जड़ से एवं तना से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। तो पत्तियों के अलावे पादप जड़ से, तना से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। कौन, पादप। तो आपको सजीवों में श्वसन कंप्लीट हो गया भाई। तो सजीवों का लक्षण है, सजीवों में पोषण। सजीवों में क्या है, पोषण। पोषण, पोषण समझते ना, पोषणा, पोषण से हम लोग पोषाते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब पोषणा। अब पोषण कहाँ से मिलेगा, भोजन से। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे भोजन, और भोजन के अंदर पोषक तत्व पढ़े हुए थे, 7 पोषक तत्व पढ़े हुए थे, याद करिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल एवं रुक्षांश, ये सारे के सारे पढ़ चुके हैं। तो वो पोषण देने वाले हैं। तो हमको सीधे याद रखना है, पोषण कहाँ से मिलेगा भाई, भोजन से। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, भोजन से क्या मिलेगा, पोषण। और इस पोषण से क्या मिलता है, ऊर्जा। पोषण से क्या मिलता है, ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि अगर इस पोषण से आपको ऊर्जा प्राप्त करना है, ऊर्जा किस लिए, दुनिया के सभी काम करने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, जागने सोने के लिए। हमको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, ऊर्जा। तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं,
आप उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, यहाँ तक कि सोने के लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, पोषण से। तो पोषण से डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिल सकता है, पोषण से अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्वसन। अगर पोषण से ऊर्जा प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा। तो पोषण भोजन से मिलेगा, पोषण से होगा। पोषण के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा श्वसन में, और उपयोग करके आपको क्या दे दिया जाएगा, ऊर्जा दे दिया जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए भाई, ऊर्जा खूब पढ़िए, खूब पढ़ेंगे, सोतना कम है। सोने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अगर आप भूख में रहिएगा, आपको भूख लगा हुआ है और ऊर्जा नहीं है आपके अंदर, तो आप सो नहीं सकते हैं, आपको नींद ही नहीं आएगा, ये कंडीशन है। तो आप पोषण से क्या मिलेगा, भोजन। और दो प्रकार से हम लोग किसके किसके बारे में देखने वाले हैं, यानी कि पौधा के अंदर कैसे मिलेगा पोषण और जंतु के अंदर कैसे मिलेगा पोषण। तो पौधा के अंदर आपको पता है, पौधा भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधा लोग भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अगर जो भी भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, माने अपने आप पोसा रहा है, कोई पोसने वाला नहीं है, स्वपोषी। तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, तो अपने आप पोसा रहे हैं, स्वपोषी। और जंतु लोग भोजन के लिए किस पर है, भोजन के लिए निर्भर हैं। हम लोग भोजन बनाते नहीं हैं, हम लोग भोजन पकाते हैं, याद रखना है। तो अगर आपको कह दे जंतु लोग भोजन बनाते हैं कि पकाते हैं, हम लोग भोजन बनाते नहीं है भाई, भोजन को पकाते हैं, यानी कि हम लोग भोजन के लिए निर्भर हैं। भोजन के लिए हम लोग क्या हैं, निर्भर हैं। अब किस पर निर्भर हैं भाई, तो हम लोग भोजन के लिए पादप पर निर्भर हैं या जंतु पर निर्भर हैं। और हम लोग निर्भर हैं इसीलिए परपोषी, दूसरे के ऊपर निर्भर हैं तो परपोषी। तो अपने ऊपर निर्भर है, भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी। दूसरे के ऊपर निर्भर है, परपोषी। तो आप भोजन के लिए हम लोग निर्भर है किस पर, पादप पर। या तो पेड़ पौधे खाएंगे आप, टमाटर, आलू, बैगन, भंटी, बिलौती, ये सारा के सारे जितना चीज़ खा रहे हैं, सारे के सारे तो पौधा से ही निकले हुए हैं। मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जंतु हैं। तो हम लोग आश्रित हैं किसके ऊपर, पौधे के ऊपर या जंतुओं के ऊपर। इसीलिए हम लोग किस प्रकार के पोषण का उपयोग करते हैं, परपोषी पोषण का, पौधे लोग स्वपोषी पोषण का। इसके बारे में हम लोग को 7th क्लास में पढ़ना है डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पोषण भी समझ में आ गया। पोषण के बाद है हम लोग के अगला जो लक्षण है, सजीवों में संवेदनशीलता, 6ठा नंबर। सजीवों में संवेदनशीलता। तो सजीवों के अंदर संवेदनशीलता, एस्टिमुलेशन कहते हैं इसको, एस्टिमुलेशन कह सकते हैं, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कह सकते हैं आप। तो सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। संवेदनशीलता के मतलब क्या होता है आप समझिए। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई आप रोटी वोटी बना रहे हैं, या रोटी वोटी बनते, गर्म तवा होता है, आग है, अब आप उसको छू दिए तो आपको क्या होगा, हाथ फट से हटाइएगा। आपको कोई आदमी, आप चुपचाप बैठे हैं आराम से बिंदास, और कोई पीछे से लाके पिन चुभा दिएगा तो चिहुक के उठिएगा। तो ये जो आपका अंदर ये जो उत्तेजना हो रही है, इसी को हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। आपको ढेला लेकर तो आपके पीछे सांप दौड़ गया, सांप दौड़ रहा है, बाघ उग शेर उड़ दौड़ने लगा, तो आप क्या करेगा उस कंडीशन में, भागिएगा। तो उस कंडीशन में भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं किसके, कौन से लक्षण के वजह से, संवेदनशीलता के वजह से। जैसे अब डंडा ऐसे होता है, ऐसे हाथ आगे किए हुए हैं और सर आपको मार रहे हैं, तो आप चुपचाप हाथ पीछे कर लीजिएगा। तो किसके वजह से, संवेदनशीलता के वजह से। तो यह है संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, वातावरण में, सबसे पहले आप समझिए कि वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन। अगर आप बाहर एकदम घूम रहे हैं बिंदास, एकदम अभी मौसम सही किया हुआ है, आप आराम से बिंदास घूम रहे हैं, अचानक पत्थर गिरने लगा। अभी तो गर्मी का मौसम है, बारिश होगा तो पत्थर वत्थर गिरेगा, अचानक पत्थर गिरने लगा तो आप क्या करिएगा, भागिएगा। तो पत्थर गिरने का मतलब वातावरण में क्या हुआ है, परिवर्तन। और वातावरण में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन। वातावरण में परिवर्तन होने वाला क्या कहते हैं, उद्दीपन। यानी कि वातावरण में हुए परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन, स्टिमुलेशन।
स्टिमुलेशन, 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 स्टिमुलेस, 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 स्टिमुलेशन नहीं, स्टिमुलेस, स्टिमुलेस यानी उद्दीपन। तो वातावरण में परिवर्तन क्या कहेंगे, उद्दीपन, स्टिमुलेस। तो स्टिमुलेस हुआ। अब ये जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उद्दीपन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उद्दीपन है यानी वातावरण में परिवर्तन है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही क्या कहलाता है, संवेदनशीलता। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, वातावरण में परिवर्तन हुआ उसको उद्दीपन कहेंगे। यानी अचानक बादल कर दिया, अचानक बारिश होने लगा, आप एकदम ठंडा से कुड़कुड़ा रहे हैं, कोई अचानक आगे आपके आगे आग हदका दिया कोई दूर, तो आप क्या करिएगा, वहीं बैठल रहेगा कि उठ के आग के पास जाइएगा, उठ के आग के पास जाइएगा। तो वातावरण में परिवर्तन यानी उद्दीपन हुआ। तो उद्दीपन हुआ यानी कि उद्दीपन के प्रति आपने क्या किया, अनुक्रिया किया। बारिश हुआ तो आप भाग गए, आग लहरा तो आप वहां पहुंच गए, गर्म लगेगा तो आप पंखा के पास पहुंच जाइएगा। तो ये क्या है, आपका अनुक्रिया है। और ये उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। इसी को क्या कह देते हैं, संवेदनशीलता। और ये सारे के सारे सजीवों में पाया जाता है, सभी सजीव में। संवेदनशीलता याद रखना है, सभी के सभी सजीवों में, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, सभी के सभी सजीवों में पाया जाता है। और आपको उदाहरण याद रखना है, सभी सजीव हैं तो सजीव में पादप याद रखना है, वो लाजवंती, अभी जस्ट पढ़े थे लाजवंती, लाजवंती पादप। लाजवंती पादप इसको छुई मुई कहते हैं। ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, स्पर्श के प्रति संवेदनशील पौधा लाजवंती। क्यों, क्योंकि ये ऐसे रहता है जैसे हम इसको टच करते हैं, इसके अंदर गति हो जाता है, संवेदना ये ग्रहण कर ये चुपचाप हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। इसीलिए तो इसको छुई मुई कहते हैं, छूने के बाद मर जाता है, छुई मुई, टच मी नोट, टच मी नोट है ये। तो आप यहां तक समझ गए, सजीवों में संवेदनशीलता क्या है, वातावरण में परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसको हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे आप देख सकते हैं वातावरण में क्या परिवर्तन हो सकता है, आपकी मम्मी डंडा लेके आपको दौड़ाने लगे, वातावरण में परिवर्तन होगा तो आप क्या करिएगा, रुक के मारिए, भाग दिएगा आप, तो भागिएगा, वही संवेदनशीलता है। जो आप भाग रहे हैं वही संवेदनशीलता है, सभी के सभी सजीवों में है। आप किसी भी सजीव के अंदर देख ले। तो हम लोग अब लास्ट लक्षण पढ़ने वाले हैं। हम लोग का लक्षण है सजीवों के अंदर उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है, ये हम लोग जो जैविक क्रिया है यानी सजीवों का काम, सजीवों का काम, जीवों का काम, जैविक क्रिया, सजीव के काम जैविक क्रिया। अब कौन कौन सी जैविक क्रियाएं हैं, अगर मान लेते हैं आप जैविक क्रिया करते हैं, जैविक क्रियाएं, अगर आप जैविक क्रियाएं कर रहे हैं जैसे श्वसन व पाचन, अगर आप श्वसन कर रहे हैं मतलब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, पाचन आप कर रहे हैं मतलब भोजन कर रहे हैं, भोजन को पचाना ही पाचन कहलाता है। तो अगर आप जैविक क्रिया श्वसन और पाचन आपके अंदर हो रहा है तो इससे क्या होंगे, अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। इन जैविक क्रियाओं से क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निर्मित, अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, निर्मित होंगे। और अपशिष्ट पदार्थ निर्मित अगर होंगे तो इनके आपको 3 पॉइंट याद रखना है इन अपशिष्ट पदार्थों के बारे में। जैसे आप खाना खाए तो आप खाना खाए तो खाना से तो पोषण मिला, लेकिन कुछ प्रोडक्ट बच गया। जैसे आप भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल में क्या बच जाता है, माड़ बच जाएगा कि नहीं। तो क्या माड़ को आप क्या करिएगा, वो आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है, अनुपयोगी भी हो सकता है। तो हम लोग अगर श्वसन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन से क्या बचेगा, ऑक्सीजन जब उसका उपयोग करेंगे ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रख ले रहेंगे कि बाहर निकालेंगे। अभी तो श्वसन में पड़े हुए थे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं भाई, मल मूत्र का त्याग करते हैं, पैखाना करते हैं, लेटरिन करते हैं। तो लेटरिन क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। इनका विशेष बात, ये क्या अपशिष्ट पदार्थ निर्मित हैं और ये क्या है भाई, इनका कोई उपयोग नहीं है। हमारे शरीर में इन अपशिष्ट पदार्थ का
कोई उपयोग नहीं है। अब अगर कोई उपयोग नहीं है तो ये हमारे शरीर को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे। तो ये शरीर को क्या करते हैं, शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब अगर शरीर को हानि पहुंचाएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि उत्सर्जी पदार्थ किससे निर्मित होते हैं, जैविक क्रियाओं से। जैविक क्रियाओं से उत्सर्जी पदार्थ निर्मित होते हैं, यानी हम लोग उत्सर्जन के बारे में बात करें। अगर उत्सर्जन हुआ तो जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं श्वसन एवं पाचन, श्वसन एवं पाचन होगा तो अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होंगे जो हमारे शरीर में उपयोग नहीं है इनका कोई, और शरीर में उपयोग नहीं है मतलब शरीर को हानि पहुंचाएंगे। अब अगर शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं मतलब इनको क्या करना है, बाहर निकालना है। अब अगर बाहर निकालना है तो बाहर निकालने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। हमारे शरीर में हो रहे जैविक क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और आपको याद रखना है इनमें जंतु और पादप के द्वारा उत्सर्जन, यानी कि इसमें जो जंतु है वो जंतु किसका उत्सर्जन करेगा, और दूसरा में देखते हैं कि ये जो पादप हैं, पादप किसका उत्सर्जन करेंगे। तो जंतु जो उत्सर्जन करते हैं वो किनका उत्सर्जन करते हैं, मलमूत्र। मलमूत्र का त्याग करेंगे, पसीना भी निकालते हैं बाहर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो ये सारे के सारे जंतु जो हैं किसका त्याग करेंगे, जंतु के अंदर देखा जाए तो जंतुओं के अंदर जो जंतु किसका, कौन सा जंतु के अंदर क्या बाहर निकालेंगे, मलमूत्र बाहर निकालेंगे, पसीना बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी उर्मी ज्यादा लगेगा तो पसीना बाहर निकालेंगे, और पाचन के द्वारा मलमूत्र का त्याग करते हैं। पादप भी बाहर निकालते हैं। पादप किसको बाहर निकालेंगे, तो पादप निकालते हैं बाहर किसको, गोंद को, रबड़ को, रोल यानी रेजिन जिसको कहते हैं। तो गोंद, रबड़, रोल, पादप किसको निकालेंगे, गोंद, रबड़, रोल, और इस रोल को रेजिन कहते हैं, ETC। और ये तो पादप के लिए अपशिष्ट है, हानिकारक है, पादप इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी है, मानव के उपयोगी, मानव का उपयोगी है भाई, मानव का उपयोग, इसका मानव उपयोग करता है। किसका, गोंद का। आप भी गोंद का उपयोग करते हैं साटने के लिए, रबड़ खोपा उपा बांधने के लिए रबड़ का उपयोग करते हैं, रोल को पॉलिश उलिश में उपयोग किया जाता है, रेजिन जिसको कहते हैं। तो ये सारे के सारे उपयोग हैं। तो हम लोग सजीवों के सातों लक्षण देख लिए। सबसे पहला देखे थे कौन से लक्षण, सजीवों में गति, सजीवों में प्रजनन, सजीवों में वृद्धि, सजीवों में श्वसन, सजीवों में संवेदनशीलता, सजीवों में पोषण, सजीवों में उत्सर्जन। ये सातों के सातों लक्षण कंप्लीट किए। अब हम लोग इन सजीवों के बारे में तो जान गए हैं, अब इनके परिवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सजीवों के परिवेश के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगला वीडियो में हम लोग सजीवों के परिवेश के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। परिवेश के मतलब आपका आवास, पूरा का पूरा प्राकृतिक वातावरण जो है वो है परिवेश, और वह परिवेश का वह स्थान जहां आपको रहने का स्थान, सुरक्षा, पर्याप्त भोजन, प्रजनन करने की अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो, उसी को कहते हैं आवास या वास स्थान, सजीवों का आवास स्थान। तो वास क्या है, परिवेश का एक भाग है। परिवेश मतलब पूरा एरिया को परिवेश कहेंगे। आवास परिवेश का भाग है। हर आवास में, हर परिवेश में सजीव भी रहते हैं, निर्जीव भी रहते हैं। सारे के सारे सजीव को जैव घटक कहेंगे, सारे के सारे निर्जीव को अजैव घटक कहेंगे वास स्थान में। इसके बाद देखेंगे वास स्थान के प्रकार, वायवीय वास स्थान, स्थलीय वास स्थान और जलीय वास स्थान। ये सारे के सारे देखेंगे। और वायवीय, स्थलीय और जलीय में रहने के लिए विशेष संरचना चाहिए भाई। जैसे हमारे को बाहर रहना है, स्थल पर रहना है, तो हम लोग श्वसन किससे करेंगे, गति किससे करेंगे, ये सारे के सारी संरचना। मछली को पानी में रहना है, मरुस्थल में रहना है, पेड़ पौधे को मरुस्थल में अगर रहना है तो वहाँ तो पानी है ही नहीं, बहुत कम है, तो वहाँ पर अपने आप को किस प्रकार से ढाल कर रहेंगे वो, इसके बारे में अगला वीडियो। तो मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।